क्लास वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू कर सकते हैं। बीट्स हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। 24 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज 80 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, यानी कि जो आपके स्ट्रिंग की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर्स है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 112 हर्ट्ज की है। तो अगर मैं लेंथ L1 मान लूं जो कि 80 सेंटीमीटर है और मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को N1 मान लूं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 112 हर्ट्ज। इफ द गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना चाहता है जो कि 160 हर्ट्ज की है, तो हमें पूछा जा रहा है वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, यानी कि वो लंबाई क्या होगी जहां पे आपके उस पर्सन को स्ट्रिंग को प्रेस करना पड़ेगा। सो आप जानते हैं गिटार में हम अलग अलग जगह पे उस स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं ताकि अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज डेवलप हो पाए। तो अगर आपको याद आएगा तो हमने पढ़ा था एक लॉ ऑफ लेंथ रस्सी के अंदर। लॉ ऑफ लेंथ में हमें पता चला था कि N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। क्योंकि आप यहां से L2 निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो N1 L1 अपॉन N2। सो N1 आपके पास है 112, L1 आपके पास है 80 और N2 है आपके पास 160। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 वन जा 8 टू जा, और जब आप 2 को 112 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 56 सेंटीमीटर एज योर फाइनल आंसर। इज इट डन? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। 100%। कोई डाउट नहीं है। लॉ ऑफ लेंथ याद है ना, 3 लॉ ऑफ लेंथ हमने पढ़े। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। 23rd क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं। ये आपका 24th क्वेश्चन था। एक सोनोमीटर की वायर है जिसकी लंबाई 0.5 मीटर की है, जिसका इज स्ट्रेच्ड बाय वेट, मतलब जो उसने मास रखा है वो कितना है, 5 kg। पर आप याद रखिए सोनोमीटर की वायर का अगर आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो जो मास हम सोनोमीटर की वायर को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे सोनोमीटर की वायर में टेंशन डेवलप होता है। तो टेंशन का फॉर्मूला हो सकता है mg, यानी कि 5 kg का मास लगाया, 9.8 का g लगाया, तो ये होगा 49 न्यूटन। अगर आपने सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो आपको पता होगा उस वायर में टेंशन डेवलप करने के लिए आप एक मास को यूज करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n मैं मान लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं n 100 हर्ट्ज। वो हमें पूछना चाहते हैं कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर। अगर मैं याद करूं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग ने जो लॉ ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला पढ़ा है वही हम यूज कर सकते हैं, दिस वन। और यहां से वो हमें m की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स आपको करना पड़ेगा, तो t हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4l स्क्वायर n स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखेंगे आपके पास t है, आपके पास l है, आपके पास n है, आप पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। इज द 23 डन? अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि चैप्टर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। बस
डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के आपको काम तमाम करना है। कैन आई मूव फॉरवर्ड? 24 डन। अरे रिप्लाई ऑल ऑफ यू, डन। कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी अ रिप्लाई। 5-6 लोग ऐसे हैं सिर्फ बैठे रहते हैं, रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। 22nd क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन में एक सोनोमीटर वायर है, एक सोनोमीटर वायर है जिसको स्ट्रेच किया गया है बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। टेंशन कितने का है? 40 न्यूटन का। इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विथ अ ट्यूनिंग फोक ऑफ 384 हर्ट्ज। व्हाट इज यूनिसन? यूनिसन का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी या सेम हार्मोनिक्स वाली फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यहां पे वो आपको बोल दी गई है 384 हर्ट्ज। ठीक है, सेकेंड लाइन तक डन हो गया। अगर आपने सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे हम लोग एक ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम टंग करके बजाते हैं, और सोनोमीटर की वायर पे आप एक पेपर रखते हैं। तो जब सोनोमीटर की वायर वाइब्रेट करती है और जब वो जो आपका ट्यूनिंग फोक है वो वाइब्रेट करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका पेपर नीचे गिर जाता है। सो 384 हर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स get produced in 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 1.24? यानी कि पहले का टेंशन को T1 ले लेते हैं, दूसरे के टेंशन को हम लोग कितना लेंगे? 40 में से हमें घटाना पड़ेगा 1.24, क्योंकि उसने बोला इट इज डिक्रीज्ड बाय 1.24। तो 40 में से अगर 1.24 माइनस करोगे तो 38.76 न्यूटन आएगा। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सडनली क्वेश्चन में सोनोमीटर की बात चल रही थी, बीट कहां से पूछने लग गया? आपको याद करना पड़ेगा कि बीट में होता क्या है। बीट में आपके पास दो वेव्स होती हैं, बस दोनों की दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अगर आपको याद आएगा। और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करती है। तो यहां पे एक सोनोमीटर की वायर है जो वाइब्रेट कर रही है, एक ट्यूनिंग फोर्क है जो वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि सोनोमीटर वायर की एक फ्रीक्वेंसी होगी, ट्यूनिंग फोर्क की एक फ्रीक्वेंसी होगी। जब ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपको बीट मिलेंगे। बस वो यही पूछ रहे हैं कि कितने बीट मिलेंगे अगर आपने टेंशन घटा के इतना कर दिया तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर्मूला आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच में फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो अगर आप यहां पे N1 बाय N2 लिखते हैं, N1 यानी कि जब T1 टेंशन था और N2 यानी कि जब T2 टेंशन था, तो आपका फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ T1 बाय T2। चेक कर लीजिए। या फिर आप इसको उल्टा लिखें, क्योंकि हमें N2 में इंटरेस्ट है तो ऊपर N2 कर लेते हैं, नीचे N1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1। ठीक है, क्योंकि आपको N2 में इंटरेस्ट है तो N2 होगा अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 इंटू N1। तो अंडर रूट ऑफ हाउ मच इज T2? 38.76। हाउ मच इज T1? 40 इंटू हाउ मच इज N1? N1 384 बराबर। सो N2 की वैल्यू आपको इसको सॉल्व करके मिलेगी जो आएगी तकरीबन 0.9844।
अब जैसे ही आपके पास N1 है और जैसे ही आपके पास N2 है, तो आप बीट निकाल सकते हो। पर देखिए ये N2 नहीं है। N2 आपको कब मिलेगा? N2 आपको तब मिलेगा जब आप 384 को मल्टीप्लाई करोगे 0.9844 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं यूनिसन में। यूनिसन का मतलब होगा आपको उनके बीच में एक हार्मोनिक चीज दिखानी पड़ेगी। तो अगर मैं इस बंदे को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके मुझे मिलेगा 378 हर्ट्ज, जो कि N2 नाम की फ्रीक्वेंसी है। अब आपके पास N1 है, अब आपके पास N2 है, तो बीट निकालने का फॉर्मूला होता है N1 माइनस N2, यानी कि 384 माइनस 378। सो ये हो गया 6 हर्ट्ज। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स। तो अगर आप नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स अगर आप निकालना चाहते हैं, ये कितने बीट्स प्रोड्यूस्ड है, ये तो बीट प्रोड्यूस्ड है इन 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे? 6 इंटू 2, दैट इज 12 हर्ट्ज, दैट मीन्स 12 बीट्स। चेक कर लीजिए। इज इट डन? हाँ, N1 माइनस N2 करके आपको सिर्फ 1 सेकेंड में कितने बीट प्रोड्यूस होंगे वो पता चलता है। ठीक है, कल मैंने बोला था ना नंबर ऑफ बीट्स प्रेजेंट इन 1 सेकेंड, पर क्वेश्चन में बोला है 2 सेकेंड में बताओ, इसलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बीट्स मैंने आंसर बताया। डन, क्लियर है? यस, ये लॉ ऑफ स्ट्रिंग्स ही है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी पे आते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने किया था लॉ ऑफ स्ट्रिंग्स के ऊपर, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। बड़े आगे, बढ़िया। ट्वेंटी 1 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 21 क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक्स is arranged in a series of increasing order of frequency। यानी कि आपके पास 8 ट्यूनिंग फोर्क है, उनको इस तरह से रखा गया है कि उनकी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स? मतलब अगर कोई आपके पास फ्रीक्वेंसी N1 है, फिर N2 है, फिर N3 है, फिर N4 है, फिर N5 है, फिर N6 है, फिर N7 है, फिर N8 है, बराबर है? तो ये पहले वाले ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरे वाले के तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते करते 8 ट्यूनिंग फोक्स है आपके पास। इनको ऐसे अरेंज किया गया है कि इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि जो N8 होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और जो N1 नाम का ट्यूनिंग फोक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अगली लाइन में क्वेश्चन ये कहता है ईच फोक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विथ द नेक्स्ट वन। यहां तक हमें पढ़ लिया, यानी कि क्या? अगर आप किसी भी दो ट्यूनिंग फोक का बीट्स निकालने की कोशिश करेंगे,
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप n2 माइनस n1 करेंगे तो वो 4 आएगा। आपकी मर्जी, आप n8 माइनस n7 भी कर सकते हैं, वो भी 4 आएगा। कोई भी दो आजू बाजू वाले फोर्क का अगर आप बीट निकालते हो तो वो 4 बीट आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोला। ईच फोर्क गिव्स 4 बीट पर सेकेंड विद द नेक्स्ट वन, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। यानी कि जो n8 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? वो 2 गुना है पहले वाले की। एक ये चीज क्वेश्चन में बोली गई है और एक ये चीज क्वेश्चन में बोली गई। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फोक। यानी कि क्वेश्चन चाहता है कि आप n8 और n1 की फ्रीक्वेंसी बताएं। सबसे पहले मैं आप लोग से चाहूंगा कि एक बार क्वेश्चन आप खुद पढ़ें, देखें कि जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है क्या। पक्का समझ में आ रहा है? चेक कर लीजिए। एनी डाउट्स? ठीक है, ध्यान से सुनना, इस चीज को हम कैसे टैकल करते हैं। n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 4 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n2 बराबर n1 प्लस 4। अगर मैं n3 के बारे में लिखने जाऊंगा तो उसको मैं लिख सकता हूं n2 प्लस 4, क्योंकि अगर n2 n1 प्लस 4 है तो कॉमन सेंस वाली बात है n3 n2 प्लस 4 होगा, पर n2 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं n1 प्लस 4। कर सकता हूं, और यहां पे प्लस 4 वैसे का वैसा ही है। चेक करके देखिए, n2 की जगह पे मैंने n1 प्लस 4 पुट किया, बट इसका फाइनल आंसर आता है n1 प्लस 8। पर मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहता। हम इसको कैसे लिखेंगे? चलो ऐसे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक ये स्टेप अगर सबको समझ में आ गया होगा, तो अगर मैं n4 की तरफ जाऊंगा तो n4 होगा n3 प्लस 4, बराबर है। सो n3 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? n2 प्लस, सॉरी, n1 प्लस 8 प्लस 4, तो ये होगा n1 प्लस 8 में 4 करोगे 12 आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, n3 इज n1 प्लस 8, आपने अभी भी निकाला। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा दिख रहा है जैसे 4 का या 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अगर ऐसा करते करते डायरेक्टली आप n8 की तरफ जाओगे तो n8 होगा n7 प्लस 4, एंड दैट विल बी n1 प्लस 28। आप करके देख लो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चला 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर उसके बाद 4 4 जा 16। ऐसे करते 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 आपको आगे आना है। n8 में जब आप पहुंचोगे तो n1 प्लस 28 आएगा। यानी कि आपको अभी अभी पता चला कि n8 बराबर n1 प्लस 28 है। ये चीज आपने अभी निकाली, ये चीज पहले से क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गए। क्या आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके n1 और n8 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो।
अगर आप चाहो तो n1 की जगह पे या n8 की जगह पे 2 टाइम्स n1 यहां पुट कर लो। तो अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स n1 पुट करते हो, यहाँ पे n1 है प्लस 28 करते हो, तो सॉल्व करने के बाद n1 आता है 28 हर्ट्ज। अब इस n1 को वापस जाके यहां पुट कर लो, तो n8 आएगा 2 टाइम्स 28 ना, दैट इज 56 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, डन हो गया। पक्का? नो डाउट्स? बढ़िया। 20th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको उसको होमवर्क करने के लिए क्यों दिया है। ठीक है, 19th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एक स्ट्रिंग है जिसको फिक्स किया गया है एक 1 मीटर लॉन्ग, नहीं, a string 1 meter long is fixed at one end. The other end is moved up and down with a frequency of 15 hertz. Due to this, a stationary wave of 4 complete loops gets produced on the string. So क्वेश्चन में बहुत डायरेक्ट अप्रोच दिया हुआ है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि आपके पास 4 लूप्स बन रहे हैं। एक लूप दीवार पे फिक्स्ड है, दूसरा लूप फिक्स्ड नहीं है, दूसरा लूप किसी ने अपने हैंड से पकड़ के रखा है और वो इसको ऊपर और नीचे झटका मार रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे लूप्स क्रिएट हो रहे हैं और यहां से वापस लूप्स क्रिएट हो रहे हैं। बट क्वेश्चन में बोला गया 4 लूप्स, हमने बनाए सिर्फ 3 लूप। सो और एक बनाते हैं। हाँ जी, अब ठीक है, ये आपका हाथ है यहाँ पे और आप इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे तो एक वेव जाएगी और एक वेव आएगी। सो दिस विल फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। हाँ, उसके बाद वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव। हिंट उन्होंने साफ साफ दे दिया है, रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज अ एंटीनोड। सो साफ साफ चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रही हैं कि जिस तरफ उस आदमी ने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है वो साइड नोड फॉर्म नहीं होगा, वो साइड क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा। तो हमें यहाँ पे इसको इस तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए। ये जो साइड है ये नोड नहीं बनेगा, ये एंटी नोड, क्योंकि ये साइड तो ऊपर और नीचे जा रहा है। अगर ये साइड ऊपर और नीचे जा रहा है तो ये साइड कैसे एंटी नोड बन जाएगा, ये साइड एंटी नोड बनेगा। सो जो रस्सी की टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहां पे एक नोड है, एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है और फिर वापस एंटी नोड है। और ये आपकी लंबाई है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी लंबाई आएगी 9/4 लैम्डा। यहां से आपका लैम्डा आएगा 4l/9। एक बार आपके पास लैम्डा आ गया तो आपके पास लेंथ भी है 1 मीटर। सो आपका लैम्डा हो गया 4/9, क्योंकि एल की जगह पे आपने 1 मीटर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो वेलोसिटी निकालनी है आपको, वेलोसिटी होता है n लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी गिवन है 15 हर्ट्ज। लैम्डा आपने 4/9 अभी निकाला है, तो 15 में 4 60 होता है, 60/9। दिस विल कम आउट 6.667 मीटर्स पर सेकेंड। चेक कर लीजिए।
सिंपल इनफ। वैसे अगर उसने ये हिंट नहीं दिया होता, मुझे लगा उसने ये हिंट नहीं दिया है, तो उसने ये हिंट दे दिया। अगर उसने ये हिंट नहीं दिया होता तो शायद आपका दिमाग चलना चाहिए था कि हाँ, जिस तरफ से वो बंदा पकड़ के उस स्ट्रिंग को ऊपर और नीचे वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे नोड फॉर्म हो ही नहीं सकता। नोड तब फॉर्म होगा जब स्ट्रिंग दोनों तरफ से बंधा हुआ हो। इज इट डन? पक्का? नो डाउट्स? 18th क्वेश्चन होमवर्क जा रहा है। जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बस थोड़ा दिमाग लगाना है, और थोड़ा दिमाग अगर आपने चैप्टर मेरे साथ रिवाइज किया है, पढ़ा है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है? जैसे 18th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पाइप ओपन एट वन एंड और पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को इक्वेट करना है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है। बस आपको वो दिमाग लगाना। हाँ। 17th वन भी आप होमवर्क करेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं। स्टैंडिंग वेव मतलब स्टेशनरी वेव होता है। 16वें क्वेश्चन में स्टैंडिंग वेव लिखा है, वो स्टेशनरी वेव होता है। ठीक है? लेंथ बतानी है सिर्फ। आप जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला होता है v अपॉन 2n। सब कुछ दिया हुआ है, पुट करें, आंसर बताएं। 15वां क्वेश्चन, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन ऑफ दिस मच दिस मच दिस मच, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो आप जानते हैं कि अगर आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज हैं तो इससे आप इजीली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपके पास है जनरल फॉर्मूला, अगर आपको याद आएगा तो। और अगर आपको पता है जनरल फॉर्मूले में पी क्या होता है, ठीक है? पी is what is p in this general formula? Absolutely correct. It's the overtone. फोर्टीन वन। अब आप बोलोगे सर सारे क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हो। है ही सिंपल सिंपल किया हुआ है हमने। Two wires of same material and same cross section are stretched on a sonometer wire. One wire is loaded with 1.5 kg, another wire is loaded with 6 kg. So पहली वाली वायर का टेंशन आपको दिया हुआ है 6 इंटू 9.8। दूसरी वाली वायर का टेंशन आपको दिया हुआ है, नहीं, पहली वाली वायर का टेंशन है 1.5 इंटू 9.8 और दूसरे का टेंशन है 6 इंटू 9.8। पहली वाली वायर का लेंथ आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है? और दोनों का सेम मटेरियल है, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया are stretched on a sonometer wire. One wire is loaded with 1.5 kg, another wire is loaded with 6 kg. The vibrating length of first wire is itna and its fundamental frequency of vibration is same as that of the second wire. यानी कि दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है। यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए n1 बराबर n2। उसको चाहिए कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर। तो जस्ट सोचिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। n1 बराबर n2 है, तो n1 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स l1 t1 अपॉन m, और आप लिख सकते हो 2 टाइम्स l2 अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन m। अगर आप देख सकते हैं m
उसको आप कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। दोनों तरफ मैंने m1 m2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वायर सेम मटेरियल से बना हुआ है। अगर वायर सेम मटेरियल से बना हुआ है तो m1 बराबर m2 बराबर m आप लिख सकते हो। और ये मैंने सोनोमीटर यानी लॉ ऑफ स्ट्रिंग्स का फॉर्मूला लगाया। अब अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से रूट एम कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ T1 और T2 की वैल्यू पुटअप करनी है, L1 की वैल्यू पुटअप करनी है, आपको यहां से L2 मिल जाएगा इन सेंटीमीटर्स। कर सकते हैं, सिंपल इनफ। बढ़िया। 13th क्वेश्चन हमें नहीं करना है बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में बात करना है, जो टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्किप कर दिया गया है, पर वो अगले चैप्टर यानी वेव ऑप्टिक्स में हम जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 12th वाला। अगेन इसमें फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की बात हो रही है, जो हमने नहीं पढ़ा, जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में स्किप कर दिया गया है। एंड साउंड वेव्स ऑफ अ सर्टेन फ्लूइड इन अ मीडियम इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। सो तकरीबन आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आज के आज अगर आप इसको निपटाते हैं चैप्टर के साथ तो बहुत ही बढ़िया होगा। इज इट डन? क्वेश्चन नंबर 10 भी है क्या? वो भी नहीं करना है, उसमें भी आप देख सकते हो फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस के बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन 10 भी नहीं कर रहे, कैंसिल है। ठीक है, मैं डालता हूँ वीडियोस यूट्यूब पे, थोड़ी हालत खराब चल रही है इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बट आई श्योरली अपलोड ऑल द वीडियोस ऑफ सुपर पोजिशन। मैं ट्राई करता हूँ डालने के लिए। ठीक है, आप लोग तब तक नोट से पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ाई रुकाई मत। ऐसा मत करिए कि मेरे यूट्यूब वीडियोस नहीं आएंगे तो उसके बाद ही आप पढ़ना शुरू करोगे। आधे लोग तो इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप नोट से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब वीडियोस आप इसलिए रखिए कि बस एक आधी चीज अगर नहीं समझ रही है, कुछ आपको नहीं पता है ना, तो वो चीज के लिए आप यूट्यूब वीडियोस रख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या? क्या नाम है क्लास अगले चैप्टर का? क्या बाकी है अभी अपना? वेव ऑप्टिक्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर अपना क्या बचता है? व्हाट विल बी गोइंग फॉर आफ्टर वेव ऑप्टिक्स? सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स काफी आसान चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स भी काफी आसान है, बस थोड़ा लेंदी जाएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।